वाला जो आप बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशंस पढ़ा, तो इसके अंदर में जो है आपका जो मॉडलिंग बन रहा है, जो बिजनेस मॉडलिंग का यूज करेंगे, तो इसमें भी हम लोग फ्लो चार्ट्स का ही यूज करते हैं, लेकिन इसका अपना सेम जो है, इसका अपना सिंबल्स होगा, इट्स ओन ओन सिंबल्स एंड एलिमेंट्स। यानी फ्लो चार्ट्स में जो आप यूज करते हो वो यहाँ पे नहीं होगा, वो इसका अपना होगा। देन यूएमएल में भी जो यूज किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए यूज किया जाता है, यूजफुल है इसके लिए। तो सेम उसी तरह से फ्लो चार्ट जो है, जो आप पहले जो फ्लो चार्ट्स में जो डायग्राम्स सब पढ़े हैं, उन्हीं डायग्राम्स का यूज करके यहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, सेम रहेगा यहाँ पे भी, कहीं कुछ नहीं है। और टेक्निक्स जो यूज किया जा रहा है वो टॉप डाउन टेक्निक्स का यूज किया जाता है इसमें फ्लो चार्ट्स में। याद कीजिए, हम लोग वहाँ पे स्टार्ट लिखते हैं, देन फिर उसके बाद इनपुट लिया, देन प्रोसेस कराया, देन प्रोसेस के बाद आउटपुट कराया, एंड आउटपुट कराने के बाद फिर से हम लोग स्टॉप किया। तो ऊपर से लेके नीचे की ओर आते हैं, यानी टॉप डाउन अप्रोच, इसीलिए कह रहे हैं इसको फ्लो चार्ट टेक्निक। डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी जिसको कहते हैं, दिस टेक्निक इज यूज टू visually represent systems and processes that are complex and different to describe in text. Data flow diagram represents the flow of information, although a process or a system. It also includes the data inputs and outputs, data stores, and the various sub-processes or through which the data moves. DFD describes various entitles and their relationships with the help of standardized notations and symbols. By visualizing all the elements of the system, it is easier to identify any shortcoming. These shortcomings are then eliminated in a bid to create a robust solution. अब आप कह रहे हैं डेटा फ्लो डायग्राम्स में क्या करोगे, तो डेटा फ्लो डायग्राम जो है ये विजुअली, जो आप टेक्स्ट लिख के किसी चीज को समझाना चाहते हो, किसी चीज को आप जो है रिप्रेजेंट करते हो टेक्स्ट से, तो यहाँ पे टेक्स्ट से नहीं करके हम लोग डायग्राम से करते हैं। यानी सबके लिए एक डायग्राम बनाएंगे, यानी हम किसी भी प्रोसेस को दिखाने के लिए डायग्राम का यूज करेंगे कि वो कैसे फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम भी कहते हैं। इस अलग से फिर से हम लोग पढ़ेंगे जब नेक्स्ट में जाएंगे, तो डीएफडी एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम। तो डेटा फ्लो डायग्राम में यही हमको दिखाना होता है कि हमारा प्रोसेस कैसे फ्लो कर रहा है। यानी अगर हम लोग ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए अगर काम करेंगे, तो ऑनलाइन एडमिशन्स में हमारा फ्लो कैसे होगा, इंक्वायरी करेंगे, फिर उसका फॉर्म्स फिलअप कराएंगे, फिर उसका सॉर्टिंग करेंगे, देन फिर सॉर्टिंग करने के बाद अगर एग्जाम लेते हैं तो एग्जाम लेंगे, देन एग्जाम लेने के बाद फिर से हम लोग उसका लिस्ट पब्लिश करेंगे। तो इस प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, तो वो डेटा फ्लो डायग्राम होगा। साथ साथ it also includes the data inputs and outputs, data stores and various sub processes। साथ साथ ये जो है डेटा का इनपुट्स कहाँ से आ रहा है, आउटपुट्स कहाँ कैसे जाएगा, डेटा को स्टोर्स कहाँ कर रहे हैं, इन सब को हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम से दिखा सकते हैं, सारी चीजों को। which the data moves, DFD describes various entities and their relationship with the help of standardized notations and symbols। यहाँ पे भी इसके लिए डीएफडी में भी अपना अपना सिंबल्स होगा, जिसको हम लोग एंटिटीज को और रिलेशनशिप को इसकी मदद से हम लोग दिखा सकते हैं विजुअली। और विजुअली अगर आप किसी भी चीज को जो शो करते हैं, तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, ज़्यादा उसको समझ में आता है यूजर्स को, तो इसीलिए हम लोग डीएफडी का यूज करेंगे। नेक्स्ट, रोल एक्टिविटीज डायग्राम्स, जिसको रेड कहते हैं, RAD। रोल एक्टिविटी डायग्राम is a role oriented process model that represents role activities diagrams. Role activities diagrams are a high level view that captures the dynamic and role structures of an organization.
Roles are used to grouping together activities into units of responsibilities. Activities are the basic parts of a role, and activities may be either carried out in isolations or it may require coordinations with other activities within the role. Roles activities से लग रहा है रोल क्या होता है, किसी को काम जो दिया, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने दिया है। तो रोल को हम लोग डायग्राम्स में जो दिखा रहे हैं, कैप्चरिंग कर रहे हैं, तो इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो टीम वर्क्स होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट्स करेंगे, किनका क्या काम होगा, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, उनका क्या रोल है, उसको डिनोट्स करने के लिए या रिप्रेजेंट्स करने के लिए हम लोग रोल एक्टिविटीज डायग्राम्स का यूज करते हैं। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है आपका कि रोल्स आर यूज्ड ग्रुपिंग टुगेदर एक्टिविटीज इनटू अ यूनिट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ ऐसे रोल्स हैं जो सिंगल नहीं होते हैं, जो एक लोग नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, जिसमें टीम मैनेजर्स रहेंगे और बाकी लोग उसके सपोर्टिंग रहेंगे मेंबर्स। फिर एक्टिविटीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ रोल। एक्टिविटीज है क्या, तो बेसिक पार्ट्स ऑफ अ रोल, and activities may be either carried out in isolation or it may requires coordinations with other activities within the role। या तो आपका एक्टिविटीज जो है वो हो सकता है सिंगल हो, यानी केवल एक पे डिपेंडेंट हो जिसको आइसोलेशन कह रहे हैं, और एक मे बी कि कोऑर्डिनेशंस हो जहाँ पे 2 3 4 लोग मिल के करें। तो उसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड किए हैं एक्टिविटीज को, एक सिंगल जिसको आइसोलेशन से डिनोट्स करेंगे और एक कोऑर्डिनेशन के रूप में। तो इसको डिनोट्स करने के लिए हमको फिर से रोल एक्टिविटीज डायग्राम रेड का यूज करना है। गैंट चार्ट। गैंट चार्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े थे तो वहां पे आपको शेड्यूलिंग पढ़ाते हैं हम लोग। शेड्यूलिंग शॉर्ट फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग पढ़ा था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग पढ़ा था, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पढ़ा था, नहीं? तो यहाँ पे उस शेड्यूलिंग में आपको निकालना होता है क्या, सबसे मिनिमम टाइम यानी वेटिंग टाइम। तो आप गैंट चार्ट बनाते थे, वहां लिखते थे गैंट चार्ट। तो वो क्या है, एक सिंबल से, जिस सिंबल से आप ये शो कर पा रहे थे कि ये प्रोसेस जो करने में सीपीयू को कितना वेटिंग टाइम लग रहा है, या टर्न अराउंड टाइम निकालते थे, वेटिंग टाइम निकालते थे। सेम यहाँ पे भी गैंट गैंट चार्ट्स used in a project planning as they provide a visual representations of tasks that are scheduled along with the timelines। सेम चीज है, आप वहां पे थोड़ा सा बैक जाके आप थोड़ा सा माइंड में ये चीज को सेट कीजिए कि सीपीयू शेड्यूलिंग में जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए जो आपने गैंट चार्ट बनाया होगा, तो उसमें आपको क्या था, टाइमलाइन ही तो आप मैनेज करते थे कि कौन प्रोसेस कितने समय में कितने देर तक सीपीयू के एग्जीक्यूट किया, देन फिर उसका आप वेटिंग टाइम निकालते थे, एक टाइम पे ही तो वो सारा काम हो रहा था ना। तो यहाँ पे उसी गैंट चार्ट को दिखा रहे हैं कि गैंट चार्ट जो है वो शेड्यूलिंग अलोंग विद द टाइमलाइन के लिए यूज किया जाता है। द गैंट चार्ट्स हेल्प टू नो व्हाट इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय विच डेट। सही बात है, वहां पे भी आपने देखा था कि P1 प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, P2 कब कंप्लीट हो रहा है, P1 जो है रिपीट हो रहा है, P2 जो है रिपीट हो रहा है। तो अलग अलग शेड्यूलिंग में हम अलग अलग फर्स्ट कम फर्स्ट में जो है जो 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 प्रोसेस आया उसी समय कंप्लीट हुआ। लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में आपने देखा कि जो सबसे छोटा था वो पहले आता था। तो ये शेड्यूलिंग आपको टाइमिंग बता रहा है कि कौन काम कब कंप्लीट हो रहा है। तो गैंट चार्ट्स में भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कौन सा प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, कौन प्रोजेक्ट किस डेडलाइन में कंप्लीट होगा, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। द स्टार्ट एंड एंड डेट्स ऑफ द टास्क इन द प्रोजेक्ट कैन बी सीन इन दिस सिंगल व्यू। एक ही में हम दिखाएंगे कि कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कब स्टार्ट होगा और कब हमारा प्रोजेक्ट एंड होगा, उसको इस चार्ट के थ्रू डिनोट करेंगे। तो ये गैंट चार्ट हो गया। IDEF integrated definitions for functions modeling। ये नेक्स्ट मॉडलिंग है।
integrated definitions for functions modeling technique represents the functions of a process and their relationship to a child and represent and parents system with the help of a box. It provides a blueprint to gain an understanding of organizations systems. ये इस टेक्निक्स का यूज जो दिखाया जा रहा है वो बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट्स द फंक्शंस ऑफ अ प्रोसेस एंड देयर रिलेशनशिप टू द चाइल्ड एंड पेरेंट सिस्टम। जो भी काम हमारा सॉफ्टवेयर्स में होगा तो सॉफ्टवेयर्स के में कोई सिंगल वर्क्स तो कर नहीं रहे हैं, बहुत सारे टीम वर्क्स हो रहे हैं। तो टीम वर्क्स में जो है उनके फंक्शंस को डिनोट्स करने के लिए उनके बीच के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम लोग यूज करेंगे IDEF का, जिसमें एक चाइल्ड होंगे और एक पेरेंट सिस्टम। चाइल्ड पेरेंट्स कहने का मतलब है कि पेरेंट्स से ड्राइव्ड होगा चाइल्ड, यानी एक इसको ऐसे आप समझो कि इनहेरिटेंस में जो हम लोग फिगर्स देखते हैं कि चाइल्ड पेरेंट क्लास से बना एक चाइल्ड क्लास, देन फिर उससे ड्राइव्ड होता है ना, तो पेरेंट के प्रॉपर्टी चाइल्ड्स में आते हैं। तो यहाँ पे भी जब पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज को या फंक्शंस को जब चाइल्ड में दिखाना है तो उसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे IDF का, यानी बॉक्स की मदद से इसको हम लोग डिनोट्स करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यहाँ पे भी मिलेंगे जिसको बना के हम लोग IDF का यूज करेंगे मॉडलिंग में। And last one, gap analysis. Gap analysis is a technique which helps to analyze the gaps in a performance of a software application to determine whether the business requirements are met or not. It is also involves the steps that are to be taken to ensure that all the business requirements are met successful. Gap denotes the difference between the present state and the target state. Gap analysis is also known as need analysis, need assessment, or need gap analysis. ये गैप से मीनिंग ही लग रहा है कि दो के बीच में क्या गैपिंग है, यानी दो जो अभी आपका काम जो चल रहा है प्रेजेंट स्टेट एंड टारगेट जहाँ पे हमको जाना है, उन दोनों के बीच में क्या गैपिंग है उसको डिनोट्स करने के लिए हम लोग गैप एनालिसिस का यूज करते हैं। गैप एनालिसिस इज अ टेक्निक which helps to analyze the gaps in the performance of software applications to determine whether the business requirements are met or not. इसका मीनिंग है कि हम जो सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस बना रहे हैं, जो हमको चाहिए, जो हमको लाना है, उसमें अभी क्या गैपिंग है, मतलब हम कितने उसके बीच में हमारा क्या गैप है, कितना के बीच अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं और हमको कहाँ जाना है, उसके बीच का क्या गैपिंग है, इसको हम लोग गैप एनालिसिस से डिनोट करते हैं। ठीक है, बता भी रहा है इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द स्टेप्स that are be taken to ensure that all the business requirements are met successfully. इसको सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व किया जाता है जिससे कि आप का जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप सक्सेसफुली अचीव कर सकें। गैप डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट स्टेट एंड टारगेट स्टेट। अभी जहाँ पे आप हैं और जहाँ आपको जाना है उनके बीच में जो गैपिंग है उसको शो करता है। इसीलिए गैप एनालिसिस को नीड एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है और नीड असेसमेंट और नीड गैप एनालिसिस के भी नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये आपके रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइप्स हो गए, सॉरी टेक्निक्स हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर में अगर आपको आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस टेक्निक्स तो उसके लिए आपको इन सब के बारे में लिखना होगा। BPNN, UML, फ्लो चार्ट्स टेक्निक, डेटा फ्लो डायग्राम, रोल एक्टिविटी डायग्राम रेड, गैंट चार्ट्स, IDEF, गैप एनालिसिस।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं SRS। SRS 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 व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। SRS क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, the productions of the requirements stage of the software development process is a software requirements specifications, SRS, also called a requirements document. This report lays a foundations of software engineering activities and is constructing when entire requirements are il- elicited and analyzed. SRS is a formal report which acts as a representation of software that enables the customer to review what whether it SRS is according to their requirements. Also, it compresses users' requirements for a system as well as detailed detailed specifications of the system requirements. SRS जो क्रिएट्स किए जाएंगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस, जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाएंगे, जो आप रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट्स की मदद से ये देखा जाता है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट्स था वही रिक्वायरमेंट्स हम इसमें डाले हैं या नहीं, तो वो रिक्वायरमेंट्स हमारा इसमें है या नहीं। अगर वो रिक्वायरमेंट्स इसमें नहीं होगा या उस रिक्वायरमेंट्स को अगर हम यहाँ पे नहीं यूज कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर से रिव्यू कीजिए इसको, और रिव्यू करके जो रिक्वायरमेंट्स यूजर्स का है उसको इस रिपोर्ट्स में आप डालिए। यही है SRS। The SRS is a specifications for a specific software product, program, or set of applications that perform particular functions in a specific environment. It serves several goals depending on who is writing it. First, the SRS could be written by the client of a system. Second, the SRS could be written by the developer of the system. अब यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकेशंस है क्या, तो स्पेसिफिकेशन फॉर द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, चाहे वो प्रोडक्ट हो, प्रोग्राम हो या सेट्स ऑफ एप्लीकेशंस हो, दैट परफॉर्म्स अ पार्टिकुलर फंक्शंस इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। उस इन्वायरमेंट्स, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स में वो कैसे वर्क करेगा उसका स्पेसिफिकेशंस। इट सर्व्स सेवरल गोल्स, डिपेंड्स ऑन हु इज राइटिंग इट, कौन इसको राइट कर रहे हैं। तो फर्स्ट द SRS could be written by the client of the system। सबसे पहला आप जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं वो क्लाइंट साइड ही तो करते हैं, क्लाइंट से ही तो पूछते हैं कि आप लिख के दीजिए, या फिर आप ही लिखते हैं, उनसे पूछते हैं और आप लिखते चले जाते हैं। तो ये उनका हुआ क्लाइंट साइड का। सेकंड, SRS could be written by the developer of the system, जो सिस्टम डेवलप करेगा वो लिखेगा। And the two methods create entirely various situations and establish different purposes the documents although। और फाइनली जो ये SSR बनेगा, SRS जो बनेगा वो इन दोनों के को मिला के, जो क्लाइंट साइड से रिटेन मिला है और सिस्टम डेवलपर्स की तरफ से जो रिटेन मिला है, उन दोनों को मिला के फाइनली हम लोग बनाएंगे। The first case, SRS, is used to define the need, expectations of the users। सबसे पहला चीज कि आप SRS में ये डिफाइन करते हैं, ये बताते हैं कि यूजर्स का क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनका क्या नीड्स है, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको क्या होना चाहिए इस सॉफ्टवेयर में, या हमको क्या मिलना चाहिए, उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए। ये The second case, SRS, is written in various purpose and serves as a contract
डॉक्यूमेंट्स बिटवीन द कस्टमर एंड डेवलपर्स। और सेकेंड जो फेज है जो राइट किया जाता है एसएसआर को, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स है जिसको कस्टमर और डेवलपर्स के बीच में के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम करते हो तो एग्रीमेंट करते हो ना, एग्रीमेंट कराते हैं ना कंपनी वाले कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, इसके बदले में इतना प्राइस लगेगा, इतने दिन का समय लगेगा। तो आप दोनों अगर क्लाइंट और डेवलपर दोनों अगर उसको राजी हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो फिर उन दोनों का उस पर सिग्नेचर होता है, दोनों दोनों आदमी का, एंड देन फिर वो आगे बढ़ता है। तो इसी के लिए बोला जा रहा है, एक तो एस आर एस जो है फर्स्ट केस है एस आर एस का, कि आप यूजर्स के नीड्स को और उसके एक्सपेक्टेशंस को उसमें लिखते हो, और सेकंड जो है वो क्लाइंट्स के एंड डेवलपर्स के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स को आप लिखते हो। तो ये हो गया एस आर एस, ये एस आर एस का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब इसके एस आर एस में जो आपको पूछा जाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस आर एस। अगर आप एस एस आर बना रहे हैं, एस आर एस बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मतलब किसको आप फॉलो करते हुए जाओगे, आपका एस आर एस में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस आर एस में फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एस आर एस डॉक्यूमेंट। क्या? तो सब फर्स्ट वन, करेक्टनेस। User review is used to ensure the correctness of requirement state in the SRS. SRS is said to be correct if it covers all the requirements that are actually expected from the system. करेक्टनेस होना चाहिए। करेक्टनेस के मीनिंग है कि यूजर्स का जो भी नीड्स है, जो भी एक्सपेक्टेशंस है, वो आपका उस एस आर एस में होना चाहिए। अगर आप वो सही से नहीं लिखेंगे तो डेवलपर जो है उस चीज को क्या करेगा, स्किप कर जाएगा। सपोज एक एग्जांपल कल भी हमने डिस्कशन किया था कि अगर हम लोग टेलर के पास अगर सूट सिलाने के लिए जाएं और सूट का जो भी रिक्वायरमेंट्स हमको चाहिए, जो हम चाहते हैं कि मेरे सूट में ये होना चाहिए, तो सबसे पहले हम टेलर्स को ये बात बताते हैं कि हमारा क्या क्या इसमें होना चाहिए, किस तरह का पॉकेट होना चाहिए, किस तरह का कॉलर होना चाहिए, किस तरह का बटन होना चाहिए, किस तरह का उसका डिजाइन होना चाहिए। तो ये चीज अगर आप सही से नहीं बताओगे और टेलर उसको सही तरीके से नहीं राइट डाउन किया, करेक्ट नहीं राइट डाउन किया, तो आउटपुट जो आप चाह रहे थे, आपका जो एक्सपेक्टेशन था कि हमारा सूट इस तरह से तैयार होके आएगा, वो आपको नहीं मिलेगा, उस तरह का सूट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका करेक्टनेस होना चाहिए, एस आर एस जो है वो सही होना चाहिए। जो भी नीड्स हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं यूजर्स के, वो सारे पॉइंट वाइज उसमें इंडिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, मीनिंग यही है, कंप्लीट होना चाहिए एस आर एस। द एस आर एस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या क्या? फर्स्ट, all essentials requirements whether relating to the functionalities, performance, design, constraints, attributes और external interfaces। ऐसा नहीं है कि एक भी चीज को छोड़ देना है, सारे जितने भी इसेंशियल्स रिक्वायरमेंट्स है वो सब होने चाहिए, चाहे वो फंक्शनलिटी हो, परफॉर्मेंस हो, डिजाइन हो, कॉन्स्टेंट हो, एट्रीब्यूट्स हो और एक्सटर्नल इंटरफेसेस हो। सेकंड वन, definitions of their responses of the software to all realizable classes of input data in all available categories of situations। यानी हर एक
वहाँ रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, क्या जरूरत है हमारे सॉफ्टवेयर्स में, इनपुट डेटा क्या होना चाहिए, उसका क्या कैटेगरीज होना चाहिए, उसका डिफिनेशन आपको क्लियर लिखना है, और क्या आउटपुट आएगा ये भी। देन थर्ड, फुल लेबल्स एंड रेफरेंसेस to all figures, tables, and diagrams in a SRS, and definitions of all terms and units of measures. आप जो SRS बनाओगे उसके अंदर में जो आपने टेबल्स बनाया है या जो आपने फिगर्स लिखा है, डायग्राम्स बनाया है, फिगर बनाया है, तो उसका सही लेबलिंग होना चाहिए, नाम सही होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के लिए अगर कुछ डिनोट्स कर रहे हैं जिसमें आपने लिखा है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट फी, तो अब उसका लेबलिंग जो होना चाहिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रखेंगे। अब उसको हम ABCD नहीं मानेंगे, अब उसको ए से नहीं डिनोट करेंगे। इस डायग्राम का नाम होना चाहिए, तो एक प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए, उसका नाम रखा हमने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। अब जहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि कोई एक डायग्राम बनाए जिसमें हम लोग मार्क्स को डिनोट कर रहे हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी होता है, तो उस डायग्राम का ऊपर जो हेडिंग लेबलिंग होना चाहिए वो स्टूडेंट मार्क्स होना चाहिए। वही चीज इसमें बोला जा रहा है कि लेबलिंग जो होना चाहिए, रेफरेंसेज और लेबलिंग जो है वो सही होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, पूरा पूरा लिखना चाहिए, चाहे वो आप डायग्राम यूज कर रहे हो या टेबल यूज कर रहे हो। साथ साथ जो मेजरमेंट्स आपने यूज किया है वहां पे, यानी जिस मेजरमेंट्स को आपने वहां पे दर्शाया है, लिखा है, उस मेजरमेंट्स को जरूर आप नीचे डिफाइन कीजिए कि हम इस चीज के लिए ये मेजरमेंट्स यूज किए हैं। होता है ना, आप जब मैप देखते हो बड़ा बड़ा घर का या रोड का, तो वो नीचे में लिखता है इतना इंच बराबर इतना, ये मतलब ये जो है ये इंडिकेट्स कर रहा है इंच को, और इंच जो है फिर मीटर्स को, इस तरह से फीट को, देन फिर, तो वही चीज मेजरमेंट जो आप भी जो यूज करोगे, उस मेजरमेंट्स का यूनिट्स जो है क्लियर आप नीचे बता दीजिए कि क्या आप लिख रहे हो। ये हो गया कंप्लीटनेस। कंसिस्टेंसी, requirements in SRS are said to be consistent if there are no conflicts between any sets of requirements. Example of conflict include differences in terminologies used at separate places, logical conflicts like the time period or report generations etc. ये जो है ना कंसिस्टेंसी कह रहे हैं कि बीच में कोई गैपिंग कंफ्लिक्ट ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं, यानी दो बात डिफरेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ टर्म्स हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबल कन्फ्लिक्ट्स इन SRS। क्या क्या हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट कैसे करता है, उस चीज को बताया जा रहा है। The specified characteristics of real world objects may conflicts. For example, फॉर एग्जाम्पल इसमें रियल वर्ल्ड से क्या कन्फ्लिक्ट होता है, तो इसका एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट रिपोर्ट मे बी डिस्क्राइब्ड इन वन रिक्वायरमेंट एज अ टेबुलर बट इन अनदर एज अ टेक्सचुअल। आप जो भी फॉर्मेट जो बनाए दिखाने के लिए SSR में, उस रिपोर्ट में एक को आपने टेबुलर फॉर्मेट में दिखा दिया और दूसरे को आपने टेक्सुअल से दिखाया, ये नहीं होना चाहिए। दोनों तो या तो टेक्सुअल दिखाइए या फिर दोनों टेबुलर फॉर्मेट में दिखाइए। तो इस तरह के इस तरह को हम लोग रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स कह रहे हैं। दूसरा कह रहा है वन कंडीशंस में स्टेट दैट ऑल लाइट्स shall be green, while another states that all lights shall be blue. अब क्या हो रहा है कि एक ही चीज के लिए कोई कहीं पे आप लाइटिंग यूज कर रहे हो और उसको जो है आप ग्रीन से दिखा रहे हो, और दूसरी जगह पे फिर उसी चीजों को जब आप शो करने जा रहे हो तो ब्लू से शो कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्रीन यूज कर रहे हो तो सारी जगह ग्रीन यूज करो, अगर आप ब्लू यूज कर रहे हो तो सारी जगह ब्लू यूज करो। सेकेंड वन, there may be reasonable or temperable
conflicts between the two specified actions. इसके एग्जांपल पहला, one requirement may determine that the program will add two inputs and another may determine that the program will multiply them. अब ये क्या कर रहे हैं कि one requirement may determine that the program will add two inputs और दूसरा जो है वही है may determine the program will multiply them और फिर उसी को वो मल्टीप्लाई भी कर रहा है। तो ये टेम्पोरली है, यानी वही दो नंबर्स को हम लोग ऐड भी कर रहे हैं और उसी दो नंबर्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में वन कंडीशंस में स्टेट दैट ए एंड मस्ट ऑलवेज फॉलोड बी while other requirements that A and B को occurs। तो इसको आप क्या कीजिए, एक को A से डिनोट्स कीजिए और एक को B से डिनोट्स कीजिए, जो एक एडिशंस के लिए दिखाएगा और एक मल्टीप्लिकेशंस के लिए दिखाएगा। ठीक है ना। तो ये टेम्पोरली है, इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। थर्ड वन, two or more requirements may define the same real world object but use different terms for that object. For example, a program's request for user input may be called a prompt and one requirement and a queue is another. The use of standard terminologies and descriptions promotes consistency. अब ये क्या कर रहे हैं ना कि ये बताया जा रहा है कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स का रिक्वेस्ट जो होता है, जैसे आप यूजर से इनपुट कराते हैं तो कोई एक कमांड प्रॉम्प्ट पे मान लिया और कोई जो है बॉक्स के थ्रू कोई बॉक्स बना दिया और उस बॉक्स में मांग रहे हैं। तो एक बार आपका आ रहा है कमांड पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे, और एक आ रहा है जैसे अलर्ट मैसेज बॉक्सिंग जो होता है ना उस पे। तो ये जो है ये भी आपका जो है रियल वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट है। तो ऐसे चीजों को आपको इग्नोर करना है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंसी। हाँ, unambiguousness. SRS is unambiguous when every fixed requirement has only one interpretation. This suggests that each element is uniquely interpreted. In case there is a method used with multiple definitions, the requirements report should determine the implementations in SRS so that is a clear and simple to understand. Ambiguous समझते हैं, ये टर्म्स जो है हम लोग C++ जब पढ़े होंगे तो इनहेरिटेंस पढ़े थे एक बार, और इनहेरिटेंस में हमारा एक मल्टीपल क्लासेज आया था, मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोगों ने यूज किया था, हाँ, या मल्टी लेवल यूज किया था। तो अब क्या हो रहा है कि सपोज मल्टीपल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो क्लास का मेथड्स को दो क्लास को हम लोग एक क्लास में यूज कर रहे हैं। जब सपोज क्लास ए है एंड क्लास बी है और ए एंड बी को हमने सी में यूज किया, ठीक ना, ए और बी को हम लोग सी में यूज किया। तो सपोज ए के पास भी सेम नाम का मेथड है और बी के पास भी सेम नाम का मेथड है, यानी सपोज वहां पे भी सो नाम का आपने मेथड बना रखा है और यहाँ पे भी आपने सो नाम का मेथड बना रखा है। तो जब आप इनहेरिट करोगे ए और बी को सी में तो दोनों का प्रॉपर्टी जाएगा, यानी सो नाम का फंक्शन दोनों आ रहा है। तो वहां पे क्या होता था, कन्फ्लिक्ट करता था, यानी अब किसका शो, ए वाले का है या बी वाले का, इनहेरिट होगा तो दोनों का आएगा ना। हाँ, तो इसी चीजों को एम्बिगुअस कहते हैं। तो ये ऐसा सिचुएशंस आपका SRS में ना आए, उसके लिए आप क्लियर एंड सिंपल उस चीज को डिफाइन कीजिए। एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेके, वो कंफ्यूजन ना हो, किसी पॉइंट्स को लेके कंफ्यूजन हमको ना हो, इसके लिए आप एम्बिगुअसनेस बनाइए SRS को। रैंकिंग फॉर इम्पोर्टेंस and stability. The SRS is ranked for importance and stability if each requirement in it has an identifier to indicate
entire the significance or stability of that particular requirement. रैंकिंग फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी, नाम से क्या लग रहा है? रैंकिंग, रैंकिंग क्या, 1 to जो रैंक हम लोग करते हैं, तो दी SRS इज अ रैंक फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी. Each requirement in it has an identifier to indicate either the significance or stability of that particular requirement. रैंकिंग में देखिए नीचे एक थोड़ा और आएंगे तो और समझ में आ रहा है. टिपिकली ऑल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंस, यानी सारे रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं उन सब का एक जैसा रिक्वायरमेंट्स सबका इक्वलिटी नहीं होती है. किसी रिक्वायरमेंट्स का आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है तो उसका रैंकिंग 1 कीजिए, किसी का आपको सबसे कम है तो उसको कम कीजिए. तो सम रिक्वेस्ट मे बी essential specifically for life critical applications, while other may be desirable. Each element should be identified to make these differences clear and explicit. Another way to rank requirement into distinguish classes of items as essential, conditional and optional. अब आप क्या करते हो, एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझिए इसको, इस तरह से रैंकिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटीज को, कि हम जो कोई भी फॉर्म्स को, ऑनलाइन फॉर्म्स को अगर हम फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप करते समय उसमें जहाँ स्टार लगा हुआ रहता है रेड टाइप का, वो मैंडेटरी फील्ड है, उसको भरना ही है. वो हो गया आपका इसेंशियल है, जरूरत है, नहीं भरेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं. कुछ कंडीशनल्स हैं और कुछ ऑप्शनल्स हैं. ऑप्शनल्स में यानी आप उसको खाली भी छोड़ सकते हो, और कंडीशनली है कि जैसे मान लीजिए कि आप एडमिशन्स के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो एडमिशन्स के लिए मार्क्स जो है मस्ट है. अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर्म तो वहाँ पे मार्क्स का इनपुट होना मस्ट है. तो ऐसे कंडीशंस को आप कंडीशनली या फिर ऑप्शनली कहोगे. ठीक है. देन वन, नेक्स्ट वन, modifiability. SRS should be made as modifiable as likely and should be capable of quickly obtain changes to the system to some extent. Modifications should be perfect, indexed and cross referenced. देखिए मॉडिफिकेशंस क्या होता है, उसी से हुआ है मॉडिफिबिलिटी. आप किसी भी चीज में अगर आप मॉडिफिकेशंस करते हो तो उसका एक इंडेक्स बना दीजिए और इंडेक्स बना के उसका रेफरेंस वहां पे शो कीजिए. आप देखते होंगे बुक सब में, पुराने बुक में अगर किसी तरह का चेंजिंग किया जाता है तो लास्ट पेज पे उसका एक रेफरेंस दे दिया जाता है, इंडेक्सिंग की पेज नंबर इतने में हमने इसका करेक्शंस किया है, उसका इंडेक्स यहाँ पे दिया है, रेफरेंस देना. तो मॉडिफिकेशंस अगर आप करते हो तो उसका एक रेफरेंस, परफेक्ट रेफरेंस होना चाहिए इंडेक्सिंग के साथ, जिससे कि हमको डायरेक्ट वहां पे हम लोग उसको क्विकली कोई भी चेंज जो आप किए हैं उसको देख सकते हैं या यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, ये डायग्राम बनाया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड SRS का. इन सारे चीजों को दिखाए हैं यहाँ पे, वही जितना चीज यहाँ पे हम लोग करते आ रहे हैं. करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, एम्बिग्युइटीज, रैंकिंग हुआ, मॉडिफेबिलिटी हुआ, एंड देन फिर वेरीफेबिलिटी. इसमें कहते हैं SRS is a correct when the specified requirement can be verified with a cost-effective system to check whether the final software meets those requirements. The requirements are verified with the help of reviews. वेरिफिकेशंस जिसको कहते हैं ना, कि SRS में भी हमें स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशंस होनी चाहिए. जो हम लिख रहे हैं उसको पीछे से रिव्यू करें, रिव्यू करते हैं. रिव्यू करने से क्या होगा, अगर कोई भी चीज अगर हमारा छूट जा रहा है अगर, तो उसको हम लोग फिर से उस जगह पे नोट कर सकते हैं. तो यही है वेरिफिकेशंस जिसको कहते हैं, उसी को
वेरिफिबिलिटीज के नाम से यहाँ पे जान रहे हैं। ट्रेसेबिलिटी, ट्रेस, ट्रेस मतलब खोजना जिसको कहते हैं। The SRS is traceable if the origin of each of the requirements is a clear and if it is a facilitates the referencing of each conditions in further development or enhancement documentation. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेसेबिलिटी। ट्रेस कैसे करोगे? तो एक है बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी और एक है फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी। बैकवर्ड यानी पीछे से चलेंगे और एक ऊपर से यानी पहले से। होता है ना, जैसे आपने पूरा का पूरा बुक लिख दिया तो जो डॉक्यूमेंटेशन आपने किया है SRS का, वो हम पीछे से चलेंगे, रिव्यू करेंगे, और एक होगा कि नहीं ऊपर से करेंगे। तो वही है बैकवर्ड traceability and forward traceability. This depends upon each requirement explicitly references its source is earlier documents. और forward में this depends upon each element in the SRS having a unique name or a reference number. यानी फॉरवर्ड जो कर रहे हैं तो उसमें सबका यूनिक नंबर और रेफरेंसेस नंबर होना चाहिए, हमारा दिखाना पड़ेगा। ठीक है। Ninth, design independence. There should be an optional to select the multiple design alternatives for the final system. More specifically, the SRS should not contain any implementations details. ये डिजाइन इंडिपेंडेंस यानी सबके लिए अलग बनाएंगे, एक मतलब ऐसा नहीं कि एक पे एक डिपेंडेंसी होनी चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, यही है डिजाइन डिपेंडेंसी। टेस्टेबिलिटी, NSRS should be written in such a method that is a simple to generate test cases and test plans for the reports. टेस्टिंग यानी आप कोई भी काम करते हैं तो उसको टेस्ट कराइए किसी भी दूसरे से, यानी आप जो लिख रहे हैं आपको तो सब चीज सही लगेगा, तो उसके लिए दूसरा एक टेस्ट टीम होनी चाहिए जो आप जो टाइप किए हो उसको वो चेक करे। अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर and end user may be expert in his and her explicit domain but might not be trained in a computer science. Hence, the purpose for formal notations and the symbols should be avoided to such much extent as possible. The language should be kept simple and clear. कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर, कस्टमर्स आप डायग्राम जो बना के दे रहे हैं SSR में जो यूज किए वो आप काफी कॉम्प्लेक्स यूज कर लिए जो कि समझ ही में नहीं आ रहा है कस्टमर्स को। तो कस्टमर कोई जरूरी नहीं है कि सारा कस्टमर जो है उस फील्ड का ही हो, कोई सिंपल भी कस्टमर है जिसको उसका नॉलेज नहीं है तो वो तो समझेगा नहीं। तो इसके लिए कहता है कि आप सिंपल लैंग्वेज का यूज कीजिए और क्लियर कीजिए जिससे कि वो समझ सके कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं कस्टमर्स को। तो अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर, कस्टमर को समझ में आना चाहिए। एंड लास्ट वन, द राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। If the SRS is written for the requirements stage, the details should be explained explicitly, whereas for a feasibility study, fewer analysis can be used. Hence, level of abstractions modifies according to the objective of the SRS. यानी ये राइट लेवल एब्स्ट्रैक्शंस यानी कह रहे हैं कि जैसे आप फिजिबिलिटी स्टडी कर लिए, देन फिर आपने गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन किया ना, तो ये आपका राइट लेवल यानी हर एक लेवल पे भी आपको चेकिंग करना है और उसका एक्सप्लेन करना है कि ये सही जा रहे हैं कि नहीं हम लोग। ठीक है, तो वही कहता है कि द राइट लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शंस, हर एक लेवल का रिक्वायरमेंट एनालिसिस में स्टेज में आप उसको एक्सप्लेन कीजिए सही तरीके से, जिससे कि आप जो ऑब्जेक्टिव चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव आपको मिल सके। तो ये SRS के कैरेक्टर्स स्टिक्स हुए। ठीक है, तो लास्ट यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।